गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 352 यानी कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में। आज हम लोग देखते हैं आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1950 में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट किया गया, तो हमारे जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन में डाला 7 शेड्यूल। तो जब आप 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे तो आपको उसमें दिखेगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट कंटेन्स द सब्जेक्ट मैटर ऑन विच ओनली the parliament can make laws. State list contains the subject matter on which only the state legislature can make laws. Concurrent list contains the subject matter on which both parliament and state legislature can make laws. मतलब आपको क्लियर डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिल रहा है 7 शेड्यूल में। यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर मेंशन है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया, उस सब्जेक्ट मैटर पे सिर्फ पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज। स्टेट लिस्ट पे जो सब्जेक्ट मैटर मेंशन है, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में आता है, पुलिस स्टेट लिस्ट में आता है, तो जो भी सब्जेक्ट मैटर स्टेट लिस्ट में है उस पर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर मेंशन है उस पर दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकता है। अब हमारे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों ऐसा सोचा कि 7 शेड्यूल डालना ज़रूरी है? आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये तो कह दिया कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी पावर यूनियन के पास होगी। हमारे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर टुवर्ड्स द यूनियन नहीं चाहते थे। हमारे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वो चाहते थे कि सारी पावर यूनियन को हम नहीं दे सकते। वो चाहते थे कि स्टेट्स के पास भी खुद की आइडेंटिटी हो। अगर हम सारी पावर यूनियन को दे देंगे तो यूनियन स्टेट्स को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, उनको दबाने की कोशिश करेगा। इसीलिए हमारे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने 7 शेड्यूल डाला और उसमें यूनियन लिस्ट भी मेंशन किया है, स्टेट लिस्ट भी दिया है और कॉन्करेंट लिस्ट भी दिया है। ठीक है, तो ये तो बात हो रही है नॉर्मल सिचुएशन की। नॉर्मल सिचुएशन में आप लोग को दिख रहा है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन जब कोई एबनॉर्मल सिचुएशन हो, जब कोई इमरजेंसी का सिचुएशन हो, और यहाँ पे मैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की बात कर रही हूँ, अंडर आर्टिकल 352 अगर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया गया हो, अंडर आर्टिकल 356 अगर प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया हो, आर्टिकल 360 अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो रही हो, इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो आपको 7 शेड्यूल में दिख रहा है, ये थोड़ा बहुत मॉडिफाई होता है, चेंज होता है। कैसे? क्योंकि इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जब इमरजेंसी की बात आ रही है तब क्या होता है, जो स्टेट लिस्ट है वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ जाता है। नॉर्मल सिचुएशन में स्टेट लिस्ट किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेचर के ही पास है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इमरजेंसी की। जब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की बात हो, जब प्रेसिडेंट रूल लगाया गया हो या नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया गया हो, इन दैट केस द स्टेट लिस्ट विल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट। दैट मीन्स नाउ पार्लियामेंट विल हैव द पावर to make laws on the state list. Parliament will have the power to make laws on the subject matter that has been mentioned under the state list. ये नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के सिचुएशन में होता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ये मॉडिफाई होता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सेटअप. फेडरल मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन द कंट्री एंड ऑल्सो स्पेसिफाइज डेफिनेट फंक्शंस फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विथ रिगार्ड्स टू द लॉ मेकिंग प्रोसेस हैज़ बीन एक्सप्लिसिटली मैंशनड इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे मैंने आपको बताया, however there are certain circumstances through which central government can enter the jurisdiction of the states and the presidential proclamation of emergency is one of them. तो जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एंटर द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट्स, मतलब कि स्टेट लिस्ट आ जाएगा पार्लियामेंट के पास. नाउ पार्लियामेंट विल हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट. अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 356. आर्टिकल 356 कहता है if the president is satisfied either on report of the governor
or otherwise that a particular state is not working in accordance with the provisions of the constitution, then the president may impose president's rule in that state. देखो आर्टिकल 356 कह रहा है इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड ईदर ऑन रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और अदरवाइज, तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पता चला या तो गवर्नर के रिपोर्ट द्वारा या किसी और तरीके से कि कोई स्टेट है, मान लो पंजाब है, पंजाब इज नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? मान लो सेंटर ने कोई डायरेक्टिव्स इशू किया स्टेट को, तो स्टेट ने इन डायरेक्टिव्स को मानने से इनकार कर दिया, या पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, ये लॉ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है कोई स्टेट द्वारा, ठीक है. अब पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है दैट इज़ एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया. तो अगर कोई स्टेट है जो पार्लियामेंट द्वारा जो भी लॉ बनाया गया उसको अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, सो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. या कोई स्टेट है जहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट है जो मेजॉरिटी में नहीं है, जो चीफ मिनिस्टर नहीं बना पा रही है, या कोई स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, जैसे हम लोगों को जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिला था, पंजाब में देखने को मिला था, तो इन सब को कंसिडर किया जाएगा एज नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो गवर्नर क्या करेगा? गवर्नर ऑफ दैट स्टेट विल सबमिट अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट. तो या तो प्रेसिडेंट को गवर्नर के रिपोर्ट द्वारा पता चलेगा दैट स्टेट इज नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या कोई और तरीके से और अदरवाइज, मतलब मान लो कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट द्वारा पता चला या कोई रॉ रिपोर्ट या कोई भी तरीके से अगर प्रेसिडेंट को पता चला दैट अ पर्टिकुलर स्टेट इज नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन दैट स्टेट. अब क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है? जैसे ही उसको गवर्नर द्वारा मान लो रिपोर्ट मिला, तो क्या प्रेसिडेंट अब इम्पोज कर देगा प्रेसिडेंट रूल? नहीं, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकता है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो जब तक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस नहीं करेंगे, तब तक प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगा सकता है कोई भी स्टेट में. सो इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, आर्टिकल 356 में कहा तो जा रहा है, बट it is not the personal satisfaction of the president to impose president's rule in any state, rather it is the satisfaction of the prime minister and his council of ministers. तो जब तक प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं करेंगे, तब तक प्रेसिडेंट नहीं लगा सकता है प्रेसिडेंट रूल. तो मान लो गवर्नर द्वारा रिपोर्ट आया प्रेसिडेंट को कि दिस स्टेट, मान लो पंजाब इज़ नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब प्रेसिडेंट ये मैटर को रिफर करेगा टू द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जब प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, तब लगाया जाएगा प्रेसिडेंट रूल. अब क्या होता है जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है, तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू सस्पेंड और इवन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, लेजिस्लेटिव असेंबली जो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, हम अपने एमएलएस को इलेक्ट कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है ना, हम जनता ही तो उनको इलेक्ट कर रही है ना, एमएलए बना रही है, तो वो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस सस्पेंड कर दिया जाएगा या डिसॉल्व कर दिया जाएगा. ये पावर है प्रेसिडेंट के पास जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है. दैट मीन्स आवर डेमोक्रेसी विल बी इन डेंजर. भाई वो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है ना, हमारा डेमोक्रेसी जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो टच हो रहा है. तो इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को लगा था कि ये जो आर्टिकल 356 है, ये जो प्रेसिडेंट्स रूल है, ये एक डेड लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा. डेड लेटर मतलब ये उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, मतलब उतना ज़्यादा मिसयूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन ये एक ऐसा आर्टिकल है जो सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किया गया. तो देखो, with the proclamation of president rule in a state, the elected government is dismissed and the legislative assembly got suspended and the administration of the state is directly controlled by the president through his representative governor. तो जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो लॉ मेकिंग पावर है, वो किसके पास आ जाएगा? वो आ जाएगा पार्लियामेंट के पास जब प्रेसिडेंट रूल लगाया गया.
ठीक है, और जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ दैट स्टेट है वो आ जाएगा प्रेसिडेंट के पास. सो प्रेसिडेंट विल अज्यूम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ दैट स्टेट. अब प्रेसिडेंट तो एक एग्जीक्यूटिव है, तो वो लेजिस्लेटिव पावर, लॉ मेकिंग पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को तो नहीं रख सकता है. तो ये लॉ मेकिंग पावर, ये जो लेजिस्लेटिव पावर है, ये चली जाएगी पार्लियामेंट के पास, और एग्जीक्यूटिव पावर्स विल बी एक्सरसाइज्ड बाय दी प्रेसिडेंट. ठीक है, इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लगा था, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है, डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस को डिसॉल्व किया जाता है या सस्पेंड किया जाता है, जो कि एक वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को दर्शाता है. तो जब उसको डिसॉल्व किया जाता है, तो उसको सस्पेंड किया जाता है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लगा था कि ये आर्टिकल 356 विल नॉट बी यूज्ड एज मच एज अदर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आर्टिकल 356 इज वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कैसे? देखो, सबसे पहले देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, उनकी लाइंस मैं आपको बताती हूँ. ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की लाइन है, ठीक है. Such articles will never be called into operation and that would remain as dead letter. If at all they are brought into operation, अगर कभी यूज़ किया भी गया, I hope that the president who is endowed with such powers will take proper precautions before actually suspending the administration of the provinces. मतलब state, मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लगा था कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया भी गया, अगर लगाने की ज़रूरत भी महसूस की गई, in that case I hope that the president will take proper precautions before actually suspending the administration of the provinces, that means state. तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की खुद की लाइन है कि उनको लगा था कि दिस आर्टिकल 356 विल रिमेन डेड लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन कितना ज़्यादा मिसयूज़ किया गया वो अभी हम लोग देखते हैं. देखो, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा. तो 1966 से 1977 तक जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो 35 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल को लगाया गया था, 35 टाइम्स. फिर जब मोरारजी देसाई की सरकार थी 1977 से 1979 तक, तो 16 बार प्रेसिडेंट रूल को लगाया गया. और जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी तो 11 बार लगाया गया. तो इन टोटल मोर देन 120 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया. देखो, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया कौन से स्टेट में? आई थिंक उत्तर प्रदेश में. आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ. जस्ट अ मिनट. तो देखो, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है मणिपुर में 10 बार, उसके बाद है उत्तर प्रदेश 9 बार. ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगाया गया, तो आप बोल सकते हो कि मणिपुर. अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी फॉर दिस प्रेसिडेंट रूल. अब प्रेसिडेंट रूल लगा तो दिया गया, लेकिन क्या पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है, कब ज़रूरत है, ये सब हम लोग देखते हैं. तो देखो, मान लो आज प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगाया, मान लो पंजाब में लगाया, तो आज से 2 महीने तक, आज से 2 महीने तक पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है. मतलब ये 2 महीने तक ऐसे ही कंटिन्यू होगा. सो प्रेसिडेंट ऑन रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, मान लो ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आज इम्पोज कर दिया प्रेसिडेंट रूल. तो आज से 2 महीने तक ये ऐसे ही कंटिन्यू होगा विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल. 2 महीने तक लोकसभा और राज्यसभा की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर 2 महीने बाद भी कंटिन्यू करना है, उस केस में 2 महीना ख़त्म होने से पहले बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 months, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट अप्रूव दिस एमरजेंसी. दे मस्ट पास द रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी. बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, इफ दे पास द रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी, तब ये प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू होगा आगे फॉर 6 months. ठीक है, देखो, मान लो आज प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, तो आज से 2 महीने तक ये कंटिन्यू होगा विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, विदाउट द अप्रूवल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. लेकिन अगर 2 महीना के आगे भी कंटिन्यू करना है, तो 2 महीना ख़त्म होने से पहले बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 months, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट पास द रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी. अगर उन्होंने पास कर दिया रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी, देन इट विल कंटिन्यू फॉर 6 months. फिर आगे 6 months के बाद भी कंटिन्यू करना है, देन अगेन कम बैक टू लोकसभा राज्यसभा, टेक देयर अप्रूवल. इफ दे पास द रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी, अगेन इट विल कंटिन्यू फॉर 6 months. लाइक दिस इट कैन कंटिन्यू फॉर अ पीरियड अप टू 3 years. 3 साल से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते. ठीक है, सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी फॉर द प्रेसिडेंट रूल?
3 ईयर्स। जब हम लोगों ने नेशनल इमरजेंसी की बात की थी तो नेशनल इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल में मैक्सिमम 3 साल के लिए ही प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल में जब हम लोगों ने जब नेशनल इमरजेंसी देखा था तो वहाँ पे द रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी, बट यहाँ पे रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। तो 2 महीना खत्म होने से पहले पहले बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट पास द रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी। इट विल कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स। अगेन इफ यू वांट टू एक्सटेंड बियॉन्ड 6 मंथ्स, come back to Lok Sabha, Rajya Sabha, take the approval. If they pass the resolution by simple majority, again it will continue for 6 months. Like this it can continue for a maximum period up to 3 years. 3 साल से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं हो सकता। लेकिन एक प्रोविजन ऐड किया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। वो क्या है कि 1 साल तक के लिए अगर प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू करना है तब तो कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर 1 साल के बियॉन्ड अगर कंटिन्यू करना है, 1 साल तक कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर 1 साल के बियॉन्ड भी अगर कंटिन्यू करना है प्रेसिडेंट रूल को, अगर एक्सटेंड करना है, तो उस केस में 2 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये ऐड किया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो वो कंडीशंस क्या है? द नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी इम्पोज्ड ईदर इन होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया। नेशनल इमरजेंसी कहीं ना कहीं लगा होना चाहिए, या तो पूरे इंडिया में या इंडिया के कोई हिस्से में। दूसरा कंडीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट सर्टिफाई दैट अंडर करंट सिचुएशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा सर्टिफाई कर दे, सर्टिफिकेट दे दे कि यहाँ इस स्टेट में इलेक्शन नहीं किया जा सकता, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं किया जा सकता, उस केस में प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर, ठीक है। तो देखो, the president rule continues for 6 months if it receives the approval of both the houses of the parliament. It can be extended for a maximum period of 3 years with the approval of the parliament every 6 months. 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद फिर से आओ लोकसभा राज्यसभा के पास, again take their approval. If they pass the resolution by simple majority, again it will continue for 6 months. That means president rule can continue for a maximum period of 3 years but for 6 months at a time. फिर उसके बाद अब देखो, every resolution approving the proclamation of president rule and its continuation can be passed by either house of the parliament only by a simple majority. उसके बाद the 44th constitutional amendment act 1978 introduced a new provision. Thus, it provided that beyond 1 year, the president rule can be extended by 6 months at a time only when the 2 conditions are fulfilled. तो beyond 1 year कंटिन्यू करना है तो 2 कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? सबसे पहला ये ऐड किया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। सबसे पहला कंडीशन, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन ईदर इन होल ऑफ इंडिया or a part of India. The Election Commission of India, दूसरा condition, the Election Commission of India must certify that general election to the Legislative Assembly of the concerned state cannot be held on account of the difficulties. ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन के बारे में। अब मान लो कि लोकसभा डिसॉल्व है, अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो 2 महीना खत्म होने से पहले पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर लोकसभा डिसॉल्व है तब क्या होगा? तब ठीक है, तब राज्यसभा ने भी अगर रेजोल्यूशन पास कर दिया तब भी ये कंटिन्यू होगा। लेकिन जब लोकसभा वापस सेशन में आएगी, जब न्यूली इलेक्टेड हाउस का फर्स्ट सिटिंग होगा, फर्स्ट सेशन होगा, तो उस केस में मान लो आज है लोकसभा का फर्स्ट सेशन, ठीक है, तो आज से 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा मस्ट पास द रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। देखो, but if the dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 6 months without approving the further continuation of the president rule, then the proclamation survives until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution, provided that the Rajya Sabha has in the meantime approved its continuation. तो राज्यसभा अप्रूव कर दे तो भी ठीक है, चलेगा। लेकिन जब लोकसभा वापस, जब न्यूली इलेक्टेड लोकसभा का जब फर्स्ट सिटिंग होगा, तो जिस दिन हुआ फर्स्ट सिटिंग उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर, मान लो आज हुआ फर्स्ट सिटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, तो आज से 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा मस्ट पास द रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। अगर नहीं पास किया देन इमरजेंसी, देन प्रेसिडेंट्स रूल विल बी रिवोक्ड। अब अगर प्रेसिडेंट रूल को रिवोक करना है तो क्या करना होगा?
देन प्रेसिडेंट बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन कैन रिवोक दी प्रेसिडेंट्स रूल। तो प्रेसिडेंट रूल रिवोक करने से पहले पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। वो जब चाहे प्रेसिडेंट रूल को हटा सकते हैं बाय ए सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। तो अगर वो प्रोक्लेम कर देंगे ऑब्वियसली ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो प्रेसिडेंट रूल को हटा दिया जाएगा। उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। देखो, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल मे बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय ए सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। सच अ प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। कुछ डिफरेंस है नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के बीच में जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला, नेशनल इमरजेंसी कैन कंटिन्यू फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन प्रेसिडेंट रूल का मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कितना है? 3 साल है। नेशनल इमरजेंसी को अगर अप्रूव करना है तो लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट पास द रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजॉरिटी, प्रेसिडेंट रूल में बाय सिंपल मेजॉरिटी। नेशनल इमरजेंसी के केस में फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होता है, लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो फंडामेंटल राइट टच भी नहीं होता है। ठीक है, और क्या डिफरेंस है? देखो, पार्लियामेंट ने जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया गया या प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया, तो इस दौरान पार्लियामेंट के पास स्टेट लिस्ट आ गया। नाउ पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मैटर दैट हैज़ बीन मेंशन्ड अंडर द स्टेट लिस्ट। तो ये पार्लियामेंट ने इमरजेंसी के दौरान स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे लॉ तो बना लिया, लेकिन ये लॉ कब तक कंटिन्यू होगा ये भी हमें जानना है। तो मान लो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट ने स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाया, तो ये लॉ मान लो आज नेशनल इमरजेंसी को रिवोक किया गया, ठीक है, आज हटाया गया नेशनल इमरजेंसी को, तो आज से 6 महीने तक तो वो लॉ ऐसे ही कंटिन्यू होगा, लेकिन 6 महीने बाद ये जो लॉ है वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे मान लो पार्लियामेंट ने स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बना लिया। अब ये लॉ कब तक चलेगा वही मैं आपको बता रही हूँ। मान लो आज नेशनल इमरजेंसी को हटाया गया, रिवोक किया गया, तो आज से 6 महीने तक ये लॉ जो पार्लियामेंट ने स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे बनाया है, ये लॉ आज से 6 महीने तक, जिस दिन रिवोक किया गया उस दिन से 6 महीने तक कंटिन्यू होगा, लेकिन 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। अब पार्लियामेंट ने स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे जब प्रेसिडेंट रूल के दौरान लॉ बनाया, तो वो लॉ कब तक कंटिन्यू होगा? तो वो लॉ जब स्टेट लेजिस्लेचर चाहेगा तो वो लॉ को रिपील कर सकता है या ऑल्टर कर सकता है, वो स्टेट लेजिस्लेचर की मर्जी है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 6 महीने बाद लैप्स हो जाएगा जब रिवोक किया, तो वहाँ पे वैसा नहीं है। ठीक है, तो देखो, even after expiry of the president's rule, a law made by the parliament or president or any other specified authority continues to be operative. It means that the period for which such a law remains in force is not coterminous with the duration of the proclamation. However, it can be repealed, altered or reenacted by the state legislature. ठीक है, चलो, तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है जो आपको पता होना। तो अब हम लोग देखते हैं SR बोम्माई केस ऑफ 1994। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट पास किया इस केस में, ताकि प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज़ नहीं किया जाए। तो इस जजमेंट के बाद बहुत हद तक प्रेसिडेंट रूल का जो मिसयूज़ है वो कम हुआ है। कैसे, क्या गाइडलाइंस इशू किए, क्या जजमेंट पास किया सुप्रीम कोर्ट ने? सबसे पहला, इट सेड दैट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसमिस अ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। तो ये अगर, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया तो 2 महीने तक तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, तो जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता था वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता था या सस्पेंड कर दिया जाता था। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट एब्सोल्यूट। डिसॉल्व करने से पहले उनको पार्लियामेंट द्वारा परमिशन लेनी पड़ेगी। देखो, it said that the president should use this power only after his proclamation has been approved by both the houses of the parliament. Until then, the president can only suspend the legislative assembly. प्रेसिडेंट कैन ओनली सस्पेंड, सिर्फ सस्पेंड कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को, लेकिन अगर डिसॉल्व करना है तो पहले क्या होता था, जैसे ही लगा दिया गया प्रेसिडेंट रूल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डिसॉल्व करना है तो पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद in case the proclamation does not get approval of both the houses, it lapses at the end of a period of
2 months। मैंने जैसे आपको कहा कि आज अगर लगाया गया प्रेसिडेंट रूल तो 2 महीने तक तो पार्लियामेंट्री के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट ने अप्रूवल नहीं दिया, इन दैट केस द डिसमिस्ड गवर्नमेंट इज़ रिवाइव्ड। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो सस्पेंड किया गया था प्रेसिडेंट रूल के दौरान वो 2 महीने के अंदर, तो वो रिवाइव कर दिया जाएगा। अब द सस्पेंडेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल्सो गेट्स रीएक्टिवेटेड। तो अगर पार्लियामेंट्री अप्रूवल उस 2 महीने के अंदर नहीं मिला, देखो आज प्रेसिडेंट रूल लगाया तो आज से 2 महीने के अंदर अंदर तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, तो क्या किया जाता था कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब आप सस्पेंड कर रहे हो वो तो ठीक है, सस्पेंड कर दो, डिसॉल्व करना है तो पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत है, आप सस्पेंड कर सकते हो। लेकिन अगर 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं मिला तो उस केस में आपने जो लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड किया था वो फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा। देखो, द सस्पेंडेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल्सो गेट्स रीएक्टिवेटेड। उसके बाद लास्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो स्टेटेड दैट द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 356 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू पावर्स अवेलेबल है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास इन केस ऑफ आर्टिकल 356। तो मान लो अगर प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया और ज़रूरत नहीं थी, या इसको एज अ पॉलिटिकल वेपन यूज़ किया गया, कोई स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ इसको यूज़ किया गया कि मुझे वहाँ की सरकार पसंद नहीं है इसलिए लगाया गया, या इसको कंटिन्यू कर दिया गया प्रेसिडेंट रूल को विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, तो इन सब सिचुएशंस में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल एज नल एंड वॉइड। तो जुडिशियल रिव्यू पावर अवेलेबल है इन केस ऑफ आर्टिकल 356। तो ये जजमेंट पास किया सुप्रीम कोर्ट ने इन SR बोमाई केस ऑफ 1994। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।